ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग को देखते हैं जो ड्रिंक लेकर बार में आती है। वो सोचती है कि जब तक मैं अपने डेड को ढूंढ नहीं लेती मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। फिर एक लड़का हमारे हीरो मिस्टर जैन से कहता है कि भाई इस लड़की का क्या मतलब है, इसने हमें एक गिलास ड्रिंक भी नहीं दी। जो सुनकर मिस्टर जैन उसे घूरने लगता है तो सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जैन फिर जियांग से कहने लगता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे किसी की न्यूज़ लेनी है। वो कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, और वो जाने लगता है। जियांग ड्रिंक करके उसे रोक कर कहती है कि मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुमने तो कहा कि तुम्हें बस उनकी न्यूज़ चाहिए और अब तुम्हें उनसे मिलना है। जियांग कहती कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी जेल में है और अब उनकी सिचुएशन कैसी है। मिस्टर जैन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। तो जियांग अपने ग्लासेस निकालकर उसे किस करने लगती है। देन जैन अपने ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट उसके पास आकर उसे जियांग की सारी डिटेल्स बताता है और कहता है कि जब वो 14 साल की थी तब उसके डैड को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। जिसके बाद जियांग ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड उसे लेने आई हैं। वो दोनों कार में बैठे होते हैं। जियांग पूछती है कि तुम फिर से अपने बॉयफ्रेंड से अलग क्यों हो गई, क्या तुम्हें ये बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आया। फ्रेंड कहती है कि मैं उसे लॉन्ग टाइम से देखकर थक चुकी हूँ, अब मैं फ्रेशनेस चाहती हूँ। और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहती है लेकिन फ्रेंड जितना पुराना हो उतना ही बेटर होता है। जियांग अनकंफर्टेबल हो जाती है तो फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी खुद को टच न करने देने की आदत अभी तक नहीं गई। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम्हें बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा। जेंग कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अब मैं बस जल्द से जल्द अपने डेट को देखना चाहती हूँ और उस साल की सच्चाई पता करना चाहती हूँ। बाकी चीज़ों के बारे में सोचने की मुझ में कोई एनर्जी नहीं है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है मत सोचो। वैसे आज रात एक ब्यूटीफुल रिच गर्ल चाइना आई है, वो एक पार्टी करना चाहती है। उसने स्पेशली मुझे स्टाइल करने के लिए कहा है, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों पार्टी में आते हैं। फ्रेंड जियांग से कहती है कि आज यहाँ पर सेकंड जनरेशन के रिच मैन आए हैं, ध्यान से देख लो क्या तुम्हें कोई पसंद है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जियांग कहती कि नहीं मैं नहीं चाहती किसी से मिलना। वो कहती कि ऐसा मत कहो कि तुम नहीं चाहती हो, देखो ना मैंने तुम्हें आज कितने ब्यूटीफुल ड्रेस पहनाई है, तुम मुझे सेड नहीं कर सकती। और फिर वहाँ से चली जाती है। जियांग सोचने लगती है कि जब तक वो नहीं आती बेटर होगा मैं ड्रेस चेंज कर लूँ। फिर वो ड्रेस चेंज करने आती है तभी वहाँ पर जैन आ जाता है। जियांग डरते हुए पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे हैं। वो कहता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है मेरी फ्रेंड एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो मुझे यहाँ पर लाई है। जैन उसके क्लोज आकर उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि तुम हमारा एग्रीमेंट इतनी जल्दी कैसे भूल गई, और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन ठीक नहीं है। जो सुनकर जियांग अपनी मॉम के बारे में सोचने लगती है। फिर वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे लोग बहुत ज़्यादा दिखावटी कपड़े पहने, और उसे अपने जैकेट पहनाते हुए कहता है कि तुम बिना ग्लासेस के बेटर दिखोगी। फिर जियांग जेल में अपने डैड को मिलने जाती है और कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसी सिटी में होंगे। मोम कई सालों से हमसे दूर है, मुझे नहीं पता कि आपको अचानक जेल में क्यों डाल दिया गया था। डैड कहते हैं कि बहुत साल हो गए हैं, अब इसके बारे में क्यों जानना चाहती हो। वो कहती है कि ये आपके लिए बीत चुका है लेकिन मेरे और मोम के लिए नहीं। मोम आपको बहुत प्यार करती है, वो सिर्फ इसलिए आपको डिवोर्स नहीं दे सकती क्योंकि आप जेल में हो। उस टाइम पर क्या हुआ था आप मुझे बताओ। डैड कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मुझे दोबारा मिलने मत आना। जियांग दुखी हो जाती है और होटल में होती है। वो सोचती है कि मुझे मेरे डैड से मिलाने का प्रॉमिस पूरा हो गया है, अब प्रॉमिस पूरा करने की बारी मेरी है। फिर वो नाइट ड्रेस में जेंग के पास जाती है और उसे थैंक्स कहती है तो वो उसके क्लोज आकर उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और उसके क्लोज आकर पूछता है कि क्या तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वो कहती कि नहीं, जब से मेरे डैड जेल गए हैं दूसरों की नज़र में मैं सिर्फ एक क्रिमिनल की बेटी हूँ। देन जैन उसके साथ रोमांटिक होने लगता है, फिर गुस्से में उठ जाता है तो जियांग उससे सॉरी कहती है और बताती है कि मुझे लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट रखने की आदत नहीं है, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। वो कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारा फर्स्ट मैन हूँ। कहती है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या आप भरोसा करोगे। वो कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी वापस जा सकती हो। जिसके बाद जियांग ऑफिस में होती है, एक लड़की आकर सभी को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देती है। नेक्स्ट दिन उसकी शादी का दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग बैठी होती है तो यहाँ पर तिया नाम का एक बंदा उसे घूरे जा रहा था। फिर उससे कहता है कि तुम ड्रिंक क्यों नहीं करती। वो कहती कि मुझे बाद में कुछ और काम भी करना है इसलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकते। फिर पार्टी में सभी उसे फोर्स करने लगते हैं तो वो ड्रिंक कर लेती है, उसे वॉमिट आने लगती है, वो वॉशरूम में जाती है। तभी वो बंदा आकर उसे परेशान करने लगता है। जियांग उसे मारकर भाग जाती है। इधर जैन के ऑफिस में उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि जियांग के फादर को
फंडिंग फ्रॉड के चक्कर में जेल हुई है, और ये भी बताता है कि मिस यंग 2 दिन पहले एक कलीग की वेडिंग अटेंड करने गई थी। उसने मिस्टर दिया को नाराज कर दिया है। जैन कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो। वो कहता है कि मुझे लगा आप उसे पसंद करते हो। जैन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ये बस एक लेन देन थी, लेकिन तुम जाकर देखो कि वो लड़की अभी कहाँ पर है। इधर जियांग पार्टी में होती है। एक लड़का आकर उससे कहता है कि आज इस मेकअप और क्लोथ से लग रहा है कि तुम डब्ल्यू मैगजीन इवेंट के लिए मॉडलिंग करने यहाँ पर आई हो। जियांग स्माइल करते हुए कहती है कि मेरी फ्रेंड एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो इंटरव्यू के लिए डब्ल्यू आई है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करूँगी। फिर फ्रेंड आकर कहती है कि वो अच्छा लग रहा था, तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी जैन के पास आकर कहता है कि मिस्टर जैन आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो जैन के पास आती है तो वो कहता है कि तुम आज दूसरे लोगों की हेल्प के लिए यहाँ आई हो। वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस यहाँ पर अपनी फ्रेंड के लिए हूँ। जैन उसे पकड़कर कहता है कि तुम सच बताओगी या फिर मैं मिस्टर लिन से पूछने जाऊँ। जो बंदा जियांग से बात कर रहा था एक्चुअल में वो मिस्टर लिन होता है। वो कहती है कि तुमने सच में मुझे गलत समझा है, मैं तो उस बंदे को जानती भी नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। फिर वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो जैन जियांग से कहता है कि तुम्हारे डैड एक बैंक लोन फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, इसमें इलीगल फंड राइजिंग भी हुई है और अमाउंट बहुत हाई है। तो जियांग कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो पैसा कहाँ गया। वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन ये तुम्हें खुद अपने डैड से पूछना चाहिए। फिर जियांग जेल में अपने डैड से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि जब कंपनी इतनी अच्छी चल रही थी तो आपको पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। डैड कहते हैं कि आप पास की बातों को इन्वेस्टिगेट मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस बार फिर से जियांग को हार मान के वापस जाना पड़ता है। देन जियांग ऑफिस में बैठकर कुछ सोच रही होती है, तभी एक लड़की आकर कहती है कि जियांग तुम रियली में अमेजिंग हो, तुम एक रीच बंदे को नीचे कैसे गिरा सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस यंग मास्टर को तुमने नाराज़ किया है वो गुडमैन नहीं है, बेटर होगा कि तुम केयरफुल रहो। फिर दूसरी लड़की आकर जियांग को बताती है कि फई को तिया ले गया है। जियांग पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तिया कैसा दिखता है। वो कहती है कि शादी में जिस बंदे ने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए एग्री किया था उसी ने ये सब किया है। फिर जियांग भागते हुए अपनी स्टूडेंट फई को ढूंढने लगती है, तभी उसे लू मिल जाता है। वो कहता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो। तो जियांग कहती कि मैं तिया को ढूंढ रही हूँ, वो मेरे स्टूडेंट को ले गया है। लू उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो बॉक्स नंबर 9 में हो सकता है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तो जियांग अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे लोगों का टच करना पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो बार में आती है तो तिया को उसके स्टूडेंट फई के साथ डांस करते हुए देखती है। वो लू से कहती कि मैं अंदर जा रही हूँ, अगर कोई भी डेंजर हुआ तो प्लीज़ मेरे लिए पुलिस बुला लेना। जियांग अंदर जाती है और फई को साथ चलने के लिए कहती हैं तो तिया उसे चोट पहुंचाने लगता है। तभी मिस्टर लिन जो कि उसे पार्टी में मिला था उसके बॉडीगार्ड आकर उसे बचा लेते हैं। फिर जियांग फई को लेकर बाहर आती है तो अचानक से फई के पेट में दर्द होने लगता है। तो जियांग उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर असिस्टेंट मिस्टर जैन के पास आकर बताता है कि मिस जियांग थोड़ी घायल हो गई है, अभी वो हॉस्पिटल में है, शायद ये उनके स्टूडेंट फई के कारण हुआ है। जैन वीडियो में देखकर पूछता है कि ये दो मैन कौन है। वो बताता है कि मैंने पता लगाया है, ये दोनों मिस्टर लिन के बॉडीगार्ड थे। जैन सोचता है कि जियांग ने तो कहा था कि वो मिस्टर लिन को नहीं जानती है। इधर जियांग हॉस्पिटल में फई की रिपोर्ट देखकर कहती है कि फई अब कभी भी मां नहीं बन सकती। तभी दिया हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो जियांग उसे देखकर काफ़ी डर जाती है और जैन को हेल्प के लिए कॉल करती है। तो वो कहता है कि हॉस्पिटल से 300 मीटर की डिस्टेंस पर एक क्लब हाउस है, तुम वहाँ पर सेफ रहोगी। तो जियांग भागते हुए क्लब हाउस आ जाती है। वहाँ पर बॉडीगार्ड जिया को रोक देते हैं तो वो कहता है कि जियांग तुम आज बहुत लकी हो इसीलिए बच गई। फिर मिस्टर जैन कॉल करता है तो जियांग उसे थैंक्स कहती है। देन वो जैन के पास आती है तो वो उसके हाथ के निशान को देखकर कहता है कि जाओ पहले सावर ले लो। जियांग सावर लेकर आती है तो जैन उसकी चोट पर मेडिसिन लगाकर जाने लगता है। तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने से मना करती है तो वो उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब जियांग उठती है तो वो जैन को देखने लगती है। जब जैन उठता है तो वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जियांग कहती है कि एक बेड पार्टनर की तरह ना, ठीक है, ये हमारे बीच की डील है। जिसके बाद जियांग कार में होती है तो फ्रेंड कहती है कि तुमने क्लियरली नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि पिछली बार जब मैं शादी में गई थी तो मेरी मुलाकात कुछ गैंगस्टर से हुई जो मुझसे बदला लेना चाहते थे। फ्रेंड कहती कि क्या तुमने पुलिस को कांटेक्ट किया। वो कहती कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इसलिए पुलिस को मैंने बुलाना सही नहीं समझा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर फ्रेंड तो खुश हो जाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए मॉडलिंग करनी होगी। वो रिक्वेस्ट करने लगती है तो जियांग कहती कि ठीक है।
फिर हम देखते हैं कि जियांग मॉडलिंग कर रही होती है, तभी मिस्टर लिन आता है तो उसे देखकर सोचता है कि ये सच में बहुत प्यारी दिख रही है और वहाँ से चला जाता है। फिर एक लड़का आकर जियांग के फ्रेंड को कहता है कि फ़ोटोशूट के तुरंत बाद अपनी फ्रेंड को बुलाओ और चलो मेरे साथ डिनर करने। वो कॉपरेशन के बारे में बात करना है। वो तो खुश होकर कहने लगती है कि क्या तुम आज की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो। वो कहता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बॉस इससे ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। फिर जियांग और उसकी फ्रेंड दोनों साथ में डिनर के लिए आती है। फ्रेंड लिन को देखकर जियांग से कहती है कि लगता है ये लड़का तुम में इंटरेस्टेड है। फिर लिन का असिस्टेंट लिन को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है और पूछता है कि बॉस क्या आप जियांग को पहले से जानते थे। हमने इस बार शूटिंग के लिए मिस जियांग को इनवाइट किया है। तभी जैन वहाँ पर आ जाता है और जियांग को मिस्टर लिन के साथ में देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग वॉशरूम में होती है तो जैन गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम फिर से लिन के साथ रिलेशन बना रही हो। वो कहती कि तुम मेरे बारे में जो सोचते हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप एक लेन देन है। वो कहता है कि तुम वो वुमन हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की है, ये डील अभी ख़त्म नहीं हुई है। और उसे किस करने लग जाता है। तभी उसकी फ्रेंड आती है जो उसे आवाज़ लगाने लगती है तो वो जैन को हटाकर कहती है कि मेरी फ्रेंड मुझे बुला रही है। फ्रेंड जैन को देखकर सोचती है कि ये लड़कियों के वॉशरूम से बाहर कैसे निकला। फिर जियांग आती है तो उससे कहती है कि क्या तुम्हारा उस मैन से कोई रिलेशन है। इतने में ही मिस्टर लिन आकर जियांग को उसका बैग देता है और कहता है कि लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एक लड़की के लिए अकेले रात में घर जाना सेफ नहीं है। फ्रेंड जियांग से कहने लगती है कि मिस्टर लिन ने तुम्हारे लिए स्पेशली 1 मिलियन लेबर फीस अप्रूव की है। तभी कुछ गैंगस्टर आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं और जियांग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जियांग उन सबसे फाइट करने लगती है। इधर फ्रेंड लिन को कॉल करती है, तभी गैंगस्टर उसे कार में डालकर चले जाते हैं। फिर जियांग जैन को कॉल करके कहती है कि मेरी फ्रेंड को तिया के लोग ले गए हैं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर वो लोग गैंगस्टर ग्रुप के एक बंदे को पकड़कर पूछते हैं कि मेरी फ्रेंड को कहाँ पर लेकर गए हैं, तो वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी जैन वहाँ पर आता है, वो उसे देखकर डर के कारण सब कुछ बता देता है। फिर जियांग जैन को सॉरी कहती है तो वो कहता है कि चीज़ें उतनी सिंपल नहीं होती जितनी तुम समझती हो। वो कहती है कि मैं बस अपनी स्टूडेंट की हेल्प करना चाहती हूँ। वो अभी यंग है, अगर कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो कहता है कि अगर तुम अपनी स्टूडेंट की हेल्प के लिए अपनी फ्रेंड को हर्ट कर रही हो तो क्या ये सही है। तुम्हें पता भी है कि ये दुनिया कितनी डेंजरस है। जियांग इमोशनल होकर कहती है कि मेरे डैड के जेल जाने के बाद मेरी मॉम के साथ भी यही हुआ था। मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद लिंग जियान के पास कॉल करके कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे हेल्प के लिए कॉल किया था। उसने कहा कि तुम मुसीबत में हो, तो वो कहती है कि फ्रेंड और मैं अब ठीक हैं। जिसके बाद जैन जियांग से कहता है कि तुम मिस्टर लिन से फैमिलियर हो, तो पिछली बार पार्टी में तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसे नहीं जानते। जियांग बताती है कि मैं उसका नाम पहले नहीं जानती थी, बट रिसेंटली मैंने अभी डब्ल्यू में पार्ट टाइम जॉब किया तो मुझे पता चला कि वो वहाँ का बॉस है। जैन कहने लगता है कि वहाँ पर दोबारा मत जाना, मुझे पसंद नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर गैंगस्टर फ्रेंड को रखे हुए थे। जियांग अपनी फ्रेंड को हक करके सॉरी कहने लगती है तो वो कहती कि चिल्लाना बंद करो, मैं ठीक हूँ, मेरे कपड़े ठीक करने में हेल्प करो। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स फ्रेंड की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी जैन जियांग के पास कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड कैसी है, तो वो कहता है कि ज़्यादा सीरियस नहीं है, अब ठीक है, बस कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहने की रिकमेंड की गई है। जिसके बाद असिस्टेंट जियांग को होटल में लाता है और कहता है कि तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। फिर जियांग बेडरूम में आती है और बेड पर रखे लेटर को पढ़ के स्माइल करती है। तभी जैन आकर कहता है कि क्या तुम्हें इसकी आदत है। वो कहती कि मुझे कल काम पर जाने के लिए जल्दी उठना होगा, पहले मैं सो जाऊँ। तो वो उसे रोक कर कहता है कि तुम्हारे फेस के स्कार तुम्हारे स्टूडेंट्स को डरा देंगे, आओ पहले मेडिसिन लगा देता हूँ। और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाकर कहता है कि ये भी हमारी डील का एक पार्ट है, मुझे अगली वुमन पसंद नहीं है। मॉर्निंग में जियान ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है। वो कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट बना रही हो। वो कहती कि हाँ चलो साथ में खाते हैं। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जैन कहता है कि मैं आपसे घर का ही खाना खाऊंगा और पूछता है कि आज तुम क्या करने वाली हो। वो कहती कि आज मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए कार अरेंज कर देता हूँ। फिर जियान अपनी मॉम के पास आती है। मॉम उसके सर पर निशान देखकर कहती कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। वो कहती कि कुछ नहीं, बस कुछ दिन पहले मेरा सर बेड साइड टेबल से टकरा गया था, ये बस ठीक ही होने वाली है। मॉम कहती है कि बेटा तुम अब छोटी नहीं रही, अब तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने की ज़रूरत है।
वो कहती कि मॉम अभी तो मैं 25 की हूँ। मॉम इमोशनल होकर कहती है कि बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे जैसे ही चक्कर लगाओ, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम किसी अच्छे पर्सन को ढूंढ लो। वो कहती कि मॉम मैं आजकल स्कूल में बिजी हूँ, मुझे स्कूल के पास एक हाउस भी रेंट पर लेना है, आप घर पर अपना ख्याल रखना। मॉम स्माइल करते हुए कहती कि परेशान मत हो, मैं अच्छे से अपना ख्याल रख लूँगी। फिर जियांग ऑफिस में आती है तो एक लड़की कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि फ़ई के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। अब वो तिया के गैंगस्टर हर दिन स्कूल के गेट को ब्लॉक कर देते हैं। हमारे स्टूडेंट अच्छी तरह से स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। जियांग कहती कि आप सभी लोग परेशान मत हो, मैं अपने मैटर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहूँगी। वो कहती है कि क्या तुमने वो ऑनलाइन वीडियो नहीं देखी, और उसे वीडियो दिखाती है तो जियांग कहती कि ये वीडियो रियल नहीं है। वो कहती कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो रियल है या नहीं। अब ये वीडियो ऑनलाइन स्ट्रीम हो चुकी है। प्रिंसिपल ने कहा है कि इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा, तो अब तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। फिर जियांग हॉस्पिटल में होती है तो फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें सस्पेंड क्यों कर दिया गया। वो कहती है कि तिया ने फेक वीडियो बनाया, इसीलिए पब्लिक ओपिनियन मेरे लिए अनफेवरेबल था। फ्रेंड गुस्से में कहती है कि ये सब उस फई की वजह से हुआ है, तुमको उसके लिए ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। जियांग कहती है कि मेरे और तिया के बीच की ऑनलाइन फाइट है, तुम हर चीज़ के लिए फई को ब्लेम नहीं कर सकती। जिसके बाद जियांग और जैन एक साथ लंच कर रहे होते हैं। जियांग कहती कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इंटरनेट पर मेरे बारे में एक फ़ेक वीडियो है। वो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या दे सकती हो। वो कहती है कि तुम्हारी मुझसे क्या नीड है। वो कहता है कि मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें इसका कर्जदार होना होगा। वो पूछती है कि मुझे इसे कब और कैसे चुकाना होगा। वो कहता है कि टाइम आने पर बता दूंगा। देन जैन उसे किस करने जाता है तो वो कहती कि इसके लिए हमें रात तक वेट करना होगा। वो कहता है कि मैंने वीडियो डिलीट करवा दिया है और दिया का अपॉलॉजी स्टेटमेंट भी जल्द रिलीज होगा। जियांग स्माइल करते हुए किस करती है तो वो भी उसे किस करने लग जाता है। जिसके बाद जियांग अपनी स्टूडेंट फई से मिलने आती है जो अब अब्रोड जा रही थी। फई उसे सॉरी बोलकर कहने लगती है कि अगर मैं नहीं होती तो आपको सस्पेंड नहीं किया जाता। फिर वो जियांग को एक यूएसबी ड्राइव देकर कहती है कि अगर तिया फैमिली आपको कभी भी परेशान करे तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। फिर जियांग जैन के पास आती है तो वो पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। वो कहती कि मैं वही से मिलने गई थी, ये मेरी वही स्टूडेंट थी जिसे दिया पहले ले गया था। जिसके बाद जियांग अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है तो उसका भाई कहता है कि मेरे फ्रेंड की कंपनी में इन 2 दिनों में किसी की ज़रूरत है, तुम इसके बारे में सोच सकती हो। तभी जैन आता है तो उन्हें देखकर असिस्टेंट से पूछता है कि वो कौन है। तो वो कहता है कि जियांग की यूनिवर्सिटी का सीनियर ब्रदर है, उसे न्यू जॉब ढूंढने में हेल्प कर रहा है। जैन सोचता है कि किस तरह का सीनियर ब्रदर इसे इतना खुश रख सकता है। फिर असिस्टेंट से कहता है कि ऐसा मेन्यू ऑर्डर करो जो उस टेबल पर अवेलेबल ना हो। फिर वेटर डिश लाकर कहता है कि ये वही डिश है जो आपने ऑर्डर की थी। वो कहती है कि मैंने तो ये डिश ऑर्डर नहीं की। वेटर कहता है कि मिस्टर जैन ने मुझसे इसे आपके पास लाने के लिए कहा है। जिसके पास जैन घर आता है तो गुस्से में जियांग को कहता है कि मेरे लिए डिनर क्यों नहीं है। वो कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम डिनर के लिए वापस आ रहे हो, और जाने लगती है डिनर बनाने के लिए। जैन उसे रोककर कहता है कि तुम मेरी बात को अपने दिल पर मत लो। जियांग कहती कि अगर तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें नूडल्स बनाकर दे देती हूँ। वो सोचता है कि तुम दूसरों लोगों के सामने इतनी आसानी से कैसे स्माइल कर पाती हो। फिर जैन ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट उसे जियांग की डिटेल देकर बताता है कि जब मैं उनके फादर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे पता चला कि जियांग अपनी मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जिसके बाद जियांग की मॉम उसे एक लड़के का एड्रेस भेजकर कहती है कि उस लड़के की मॉम मेरी क्लासमेट है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे डेट करो शादी करने से पहले 2 साल तक। जियांग कहती कि मॉम मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मॉम कहती है कि तुम और देर नहीं कर सकती, तो जियांग बहाने बनाकर कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो जेन के पास आकर कहती है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। तो वो कहता है कि तुम्हारे डैड की साइड से कुछ न्यू क्लू मिले हैं। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने अचानक इसे बता दिया कि इसकी मॉम इसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं किसी और टाइम पर बताऊंगा। तो वो जियांग से कहने लगता है कि तुम्हारे डैड की इन्फॉर्मेशन और डोनेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे लगता है इस सब पर सीक्रेटली कोई काम कर रहा होगा, इसके लिए और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इसमें कुछ और टाइम लग जाएगा। तो जियांग उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि रुको, इवनिंग में साथ में डिनर करते हैं। तो जिसके बाद जियांग भागती हुई लिन के पास आती है और कहती कि सॉरी ट्रैफिक जाम थी इसीलिए मुझे लेट हो गया। एक्चुअल में उसे पता नहीं होता कि वो जिस लड़के से मिलने आई है वो मिस्टर लिन है। फिर वो उसे मिलकर कहती है कि ब्लाइंडेड कैसे हो सकती है, सॉरी मुझे गलतफहमी हो गई। तो वो कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम ओल्ड क्लासमेट हैं।
लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ब्लाइंड डेट की ज़रूरत नहीं है। जियान कहती कि हाँ, मेरी फैमिली ने फ़ोर्स किया है, मैं डेट नहीं करना चाहती। तुम वापस जाकर अपनी फैमिली को बता दो कि मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ और चले जाओ। वो कहता है कि अगर हम सूटेबल नहीं हैं तो मेरी फैमिली किसी और के साथ मेरी ब्लाइंड डेट अरेंज करेगी और तुम्हारी फैमिली किसी और के साथ। कुछ दिनों के बाद देखते हैं, जिसके बाद जियांग मिस्टर जैन को बेडरूम में लाकर कहती कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली है, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना कर लाती हूँ। जैन ड्रंक कंडीशन में उसे बेड पर ले जाता है और कहता है कि मैं कैसे रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी। वो कहती है कि मुझे हमारा रिलेशनशिप याद है। वो भी थोड़ा होश में आके कहता है कि ये अच्छी बात है, हमारे बीच प्यार नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा है। मॉर्निंग में जैन जियांग के फेस को टच करता है तो वो उठकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। वो उसके सर को टच करके देखता है तो उसे फीवर होता है। वो जियांग के लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसे खिलाने लगता है। तो वो कहती है कि मैंने कई सालों से कोई मेडिसिन नहीं लिया। एक्चुअल में मेरी मॉम कुछ टाइम के लिए ख़राब मूड में थी। एक बार बारिश हो रही थी और मुझे काफ़ी फीवर हो गया था, तो उन्होंने जल्दबाजी में मुझे गलत मेडिसिन दे दी थी। और जब मैंने मेडिसिन खाई थी तो मैं 2 दिन के लिए कोमा में चली गई थी। फिर तब से मैंने कोई मेडिसिन ली ही नहीं है। जैन कहता है कि ये मेडिसिन की बोतल अभी तक खुली नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान हो तो पहले मैं एक खा लेता हूँ। जियांग उसे रोककर मेडिसिन खा लेती है। जैन कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। जियांग कहती है कि मैं भाग जाऊंगी। वो कहता है कि अगर तुम भाग नहीं सकी तो बस उन्हें बता देना कि तुम मेरी वुमन हो। अगर वो तुम पर फिर भी अटैक करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे रूड होने के लिए फिर ब्लेम मत करना। और उसे सुलाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जियांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि तुम्हारी मॉम के मेडिकल रिपोर्ट्स तुम्हें ईमेल कर दी गई है। जिसके बाद मिस्टर जैन जब वापस आता है तो वो देखता है कि जियांग रो रही होती है। वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। वो बताती है कि मेरी मॉम के मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है वो मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है। एक्चुअल में जियांग ने अपने मॉम डैड के साथ डीएनए टेस्ट करवाया था। वो रोते हुए जैन को हक कर लेती है। वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारी मॉम को पता है। वो कहती है कि पता नहीं, शायद वो मेरे डैड का पास भी जानती है, लेकिन उन्होंने मुझे ये सब कभी नहीं बताया। मुझे कल अपने फादर से मिलने जाना होगा, क्या तुम इसका अरेंजमेंट कर सकते हो। वो कहता है कि पहले तुम काम डाउन हो जाओ, इस मैटर में जल्दबाजी मत करो। वो कहती है कि मुझे जानना है कि मेरी मॉम कौन है और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिसके बाद यंग डैड के पास आती है तो वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ दोबारा मत आना। वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी लेकिन मुझे आना पड़ा। मुझे शक हुआ था कि आप मेरे बायोलॉजिकल डैड नहीं हो, इसीलिए मैंने पैटर्निटी टेस्ट करवाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप मेरे डैड निकले। वो कहते हैं कि कहना क्या चाहती हो तुम। जियांग कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे बायोलॉजिकल डैड क्यों हो और मेरी मॉम मेरी बायोलॉजिकल मॉम क्यों नहीं है। डैड कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम को थैंक्स कहना चाहिए। जियांग कहती है कि इसका मतलब कि मॉम पहले से जानती है कि मैं उनके बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। जिसके बाद वो मॉम के पास आती है। मॉम कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए अलग डिश बनाऊंगी। जियांग रोते हुए उन्हें हक करके कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। उसकी बायोलॉजिकल मॉम ना होकर भी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है। मॉम कहती है कि परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद जियांग बैठी होती है तो मिस्टर जैन आकर उससे पूछता है कि तुम वापस कब आई, तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो कहती है कि डैड से मिलके आने के बाद मैं मॉम के घर चली गई थी। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ बताया। वो कहती है कि उन्होंने कहा कि मैं उनकी और किसी और लेडी की बेटी हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि वो वुमन है कौन। जैन कहने लगता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर फ्रांस जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। वो कहती कि नहीं। फिर वो फ्रांस जाने लगता है तो जियांग का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम कभी भी अकेले बाहर मत जाना और अपना ख्याल रखना। वो उसे हक करके चला जाता है। जिसके बाद जियांग किसी अंकल से पूछती है कि क्या शादी से पहले डैड की कोई लवर भी थी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड के बारे में मैं नहीं जानता। जिसके बाद वो बेडरूम में होती है तभी मिस्टर जैन वापस आ जाता है। वो कहती है कि तुम मुझे बिना बताए इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। वो उसे एक नेकलेस पहनाकर कहता है कि ये तुम पर बहुत सूट कर रहा है। फिर उसे पकड़कर बेड पर लिटा देता है और किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जैन कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए अपनी मॉम से मिलने ओल्ड हाउस जा रहा हूँ, अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। जियांग शॉक्ड होकर कहती कि मॉम। तो वो कहता है कि तुम्हारे फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है, कि तुम्हें लगता है कि मैं आसमान से टपका हूँ। जो सुनकर वो स्माइल करने लगती हैं और कहती है कि खाना ठंडा हो रहा, चलो खाते हैं। फिर जैन ग्रैंडपा के पास होता है तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि फ्रांस में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, और तुम अपनी मॉम से मिलने गए थे ना।
वो कैसी है? तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, मेरी मॉम की हेल्थ भी अच्छी है। फिर ज़ैन कहने लगता है कि वैसे मैंने सुना है कि मेरे डैड अपने नाज़ायज़ बेटे को बाहर लाना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तुमने ये बात किससे सुनी है? ज़ैन कहता है कि डैड बोल रहे थे कि वो लू ग्रुप का सेकंड यंग मास्टर हैं। ग्रैंडपा गुस्से में कहते कि उसे ये अधिकार किसने दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ज़ैन कहता है कि ग्रैंडपा आप गुस्सा मत होइए। इधर जियांग और मॉम डिनर कर रही होती हैं। मॉम कहती है कि क्या तुम लिन के कांटेक्ट में रह रही हो ना? वो कहती कि हाँ, हम कांटेक्ट में हैं। वो आजकल काफ़ी बिजी है ना। तभी जियांग के पास लिन का मैसेज आ जाता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो जियांग कहती है कि हम कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, जहाँ पर हम पिछली बार मिले थे। फिर वो कॉफ़ी शॉप में लिन के साथ होती है, तो एक बंदा उनकी फ़ोटो लेकर जैन को सेंड कर देता है। जैन को तो उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी गुस्सा और जेलसी हो रही होती है। वो जियांग को मैसेज करके कहता है कि मैं 5 मिनट में कैफ़े आ रहा हूँ। तो जियांग लिन से कहती कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। फिर ज़ैन उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए उसे लाकर कहता है कि तुम लिन के साथ थी, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहती है कि मेरी मॉम ये चाहती थी, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। वो कहता है कि इसीलिए मुझे बताए बिना चुपके चुपके उसके साथ डेट कर रही हो। वो इमोशनल होकर कहती है कि तुम इतने पॉजेसिव क्यों हो रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में कैसे सोचता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मुझे तुम्हारे अदर मैन के साथ रहने में जेलसी क्यों होती है। जो सुनकर जियांग उसे हक कर लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों लंच कर रहे होते हैं। तो जैन कहता है कि तुम अभी बाहर जाने से बचने की कोशिश करो, क्योंकि टिया के डैड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पर्सन है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। फिर वो उन्हें उन लोगों की लिस्ट देता है जो रिसेंटली में उसके डैड से मिलने गए होते हैं। तो जियांग काफ़ी खुश हो जाती है। जैन उसे देखकर सोचता है कि एक दिन मैं तुमको ये कहने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो। फिर वो भागते हुए ग्रैंडपा के पास आता है, क्योंकि ग्रैंडपा की तबीयत खराब थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं कुछ टाइम तक इस बात को तुमसे सीक्रेट रखना चाहता था। बात बस इतनी सी है कि मेरी बॉडी अब सर्वाइव नहीं कर सकती। जैन कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? मेडिकल टेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि डेफिनेटली इसमें सुधार आ जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि ट्रीटमेंट हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने लास्ट मोमेंट में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लू ग्रुप के प्रेसिडेंट तुम ही बनो, तो अब तुम्हारा फैमिली स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन होगा जो तुम्हें समझता हो। और टीम लीडर बनने के लिए सबसे पहले एक फैमिली का होना इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद ज़ैंग घर आता है तो काफ़ी थका हुआ होता है। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आती हूँ। वो उसे रोक कर कहता है कि नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए अपने ओल्ड हाउस जा रहा हूँ, वहाँ कुछ मैटर्स है जिनका मुझे ध्यान रखना है। जियांग सोचती है कि क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता है। फिर कहती कि ठीक है, मैं भी बाहर चली जाऊँगी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी। तो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें भगा रहा हूँ, बस तुम अच्छे से यहाँ पर रहो, जब मेरे पास टाइम रहेगा मैं वापस आ जाऊँगा। जिसके बाद ग्रैंडपा ज़ैन के डैड से कह रहे होते हैं कि लू फैमिली का सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे नाजायज़ बेटे को अपना ग्रैंडसन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। डैड कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, तो मेरा नाजायज़ बेटा भी आपका ग्रैंडसन है। जिसके बाद डैड किसी को कॉल करके कहते हैं कि ज़ैन एक फियांसी चूज़ करने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी हुआन उसकी फियांसी बने। इधर हुआन अपने डैड से कॉल पे कहती है कि सच में क्या अंकल लू ने मुझे इस ज़ैन की फियांसी बनने के लिए चूज़ किया है। तभी जियांग बॉडीगार्ड के साथ बाहर आती है, तो हुआन उसे देखकर सोचती है कि मिस्टर ज़ैन के पर्सनल बॉडीगार्ड उस वुमन को क्यों फॉलो कर रहे हैं। जियांग बॉडीगार्ड से कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें ज़ैन ने कहा है, लेकिन कब तक तुम मुझे फॉलो करोगे, क्योंकि अब मैं स्कूल में आ चुकी हूँ और यहाँ पर अलाउड नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, मैं स्कूल के गेट पर आपका वेट करूँगा। स्कूल के बाद सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन जियांग बाहर नहीं आती है। तो बॉडीगार्ड काफ़ी परेशान होकर जिन को कॉल करता है। इधर दिया के डैड ने जियांग को किडनैप कर लिया होता है और उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। जियांग कहती है कि वो यही डिजर्व करता है। टिया के डैड कहने लगते हैं कि क्या मैं जैन को बुली करने के लिए तुम्हारा यूज़ कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि वो कंपनी मुझे वापस दे देगा? वो पूछती है कि आप करने क्या चाह रहे हो? वो कहता है कि ये तुम्हें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर जैन पहुँच जाता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। टिया के डैड कहते हैं कि मुझे तुरंत अपने शेयर दे दो। जैन कुछ कहता उससे पहले जियांग कहती कि मेरे पास एक यूएसबी है। अगर कंटेंट एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली कभी भी इन चीज़ों को बदल पाएगी। तो दिया के डैड को उन दोनों को छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद जियांग जैन को सॉरी कहती है। जैन कहता है कि बेवकूफ़, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गई थी।
वैसे वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैसे मिली तुम्हें? तो जियांग बताती है कि ये मुझे फ़ई ने अब्रॉड जाने से पहले दी थी। उसने मुझसे कहा था कि ये लास्ट ऑप्शन है थिया के लोगों से बचने का। फिर जैन कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम भी मुझसे प्यार करो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करोगी। वैसे ये सब कब स्टार्ट हुआ? जियांग सोचती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुमसे काफ़ी टाइम से प्यार करती हूँ। जैन उसे किस करने लग जाता है। फिर वो ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट आकर बताता है कि टिया के डैड भाग गए हैं, अब उन्हें पकड़ना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन मैं उसे दोबारा जियांग को परेशान करने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर हुआन आती है। जैन कहता है कि तुम्हें किसने अंदर आने दिया? वो कहती है कि अंकल लू ने अंदर आने दिया और आपसे मिलने के लिए कहा है। हमने एक दूसरे को लॉन्ग टाइम से नहीं देखा है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि सॉरी, मैं अभी बिज़ी हूँ और मेरा ऑफिस विजिटर के लिए नहीं है, तुम पहले बाहर चली जाओ। हुआन उसके पास जाकर कहती है कि जब मैं चाइना वापस लौटी थी तो तुम मेरी वेलकमिंग पार्टी में भी आए थे। मैंने तुम्हें गिफ्ट में एक शर्ट भी दी थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो? जैन कहता है कि वो तुम्हारे डैड थे जिन्होंने इनविटेशन भेजा था, और मैंने बस सुना है कि लू फैमिली और ये फैमिली ओल्ड फ्रेंड्स है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैन ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आज आपके साथ रहूंगा जब तक आपका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। इधर जियांग मॉम के पास आती है तो उन्हें फ़ोन पर चिल्लाते हुए देखकर पूछती है कि आप फ़ोन पर किससे बात कर रही हो? मॉम कहती कि मेरी एक फ्रेंड है। फिर जियांग जैन के साथ होती है तो वो कहता है कि थोड़ी पॉरिज बना लेना, मेरे साथ हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने चलना है। वो पूछती है कि कौन है? जैन कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा, और आज रात मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। और फिर से उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। जैन कहता है कि ग्रैंडपा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अंकल कहते हैं कि ग्रैंडपा ने अभी तक लंच नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ कि उनके लिए खाना लेकर आए हों। ग्रैंडपा जियांग से कहते कि तुम्हारी एज कितनी है? वो 25 बताती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं तो ग्रैंडपा अंकल से कहते हैं कि ये लड़की अच्छी है लेकिन ये लू फैमिली के लिए सुटेबल नहीं है। इधर जियांग मिस्टर जैन से कहती है कि मैंने ग्रैंडपा को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया, ये जानबूझकर चीटिंग है। वो कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसका किसी भी और चीज़ से लेना देना नहीं है। जियांग कहती है कि तुम कब टीम लीडर बनोगे? तो वो कहता है कि इसके लिए मुझे वाइफ और चाइल्ड की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? जियांग सोचती है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मिस्टर जैन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर वो मुझसे शादी करेगा तो मैं सिर्फ उसके लिए बर्डन बन जाऊंगी। जैन कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए टाइम दे सकता हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर खुश हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट डे जियांग एग्जीबिशन देख रही होती है, तभी लिन वहाँ पर आता है। जियांग स्माइल करते हुए कहती है कि हमें मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि हम हमेशा अचानक से मिल जाते हैं, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिना किसी हेजिटेशन के तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे। जिसके बाद जैन के डैड जियांग की फ़ोटो लाकर जैन से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। वो कहता है कि इसे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि अब तुम टीम लीडर की पोजीशन संभालने वाले हो, तुम जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी भी इस तरह की लड़कियों के साथ खेल रहे हो। वो कहता है कि मुझे सिखाने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है? डैड गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। जिसके बाद डैड जियांग से कहते हैं कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम जल्द से जल्द जैन को छोड़ दो, तुम लू फैमिली में कभी भी एंट्री नहीं कर सकती। तो जियांग कहती कि मैं जैन से प्यार करती हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ सकती, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग मॉम के पास आती है तो मॉम कहती है कि तुम्हारे और लू फैमिली के बीच क्या हुआ है? किसी ने मुझे फ़ोन कर कहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिसके बाद असिस्टेंट जियांग से कहता है कि मेंग के बारे में पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है। जियांग सोचती है कि लास्ट टाइम जब मैंने उसे फ़ोन किया था तब से ये औरत बहुत ज़्यादा अलर्ट है कि यही डैड की लवर हो सकती है। जिसके बाद जैन जियांग के पास आता है और देखता है कि जियांग सैड है। वो पूछता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे डैड के साथ कन्वर्सेशन कैसी रही? वो कहती है कि वो सचमुच एक रूथलेस पर्सन है, उन्होंने मेरी मॉम को डिवोर्स के लिए फोर्स किया था और वो अभी भी मुझे अपनी डॉटर नहीं मानते हैं। जैन कहता है कि मैं तुम्हें इस वीकेंड अपनी मॉम से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। वो कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं शादी के लिए सूटेबल हूँ या नहीं, मुझे डर है कि तुम्हारी मॉम मुझसे खुश नहीं होगी। वो कहता है कि तुम घबराओ नहीं। फिर वो दोनों मॉम से मिलने के लिए आते हैं। मॉम पूछती कि ये लड़की कौन है? वो कहता है
कि कौन होगी, मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कुकिंग करने जा रही हूँ। जियांग कहती कि आंटी कुकिंग करने में मैं काफ़ी अच्छी हूँ, आज मैं कुकिंग करूँगी और जैन मेरी हेल्प करेगा। फिर वो दोनों किचन में कुकिंग करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तो मॉम जियांग को अपना ब्रेसलेट देकर कहती है कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये दिया था, अब ये तुम्हारे लिए। जियांग कहती है कि आंटी ये काफ़ी कॉस्टली है, मैं इसे नहीं रख सकती। जेंग उसे ब्रेसलेट पहनाकर कहता है कि मेरी मॉम का ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद फ्रेंड जियांग से कहती है कि जब से मिस्टर जैन तुम्हें मिला है तब से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो जियांग जैन के साथ के मोमेंट याद करने लगती है, फिर कहती है कि ये बेटर है ना कि मैं अब ठीक हो गई हूँ। जिसके बाद वो दोनों अपने क्लासमेट से मिलने जाते हैं। एक लड़का हुआन को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। हुआन कहती कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था, और जियांग से हैंडशेक करती है और फ्रेंड से कहती है कि मुझे नेक्स्ट वीक एक डिनर पार्टी में जाना है, क्या तुम मेरी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हो। फ्रेंड कहती कि ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हुआन फ्रेंड को बेहोश करती है और उसके फ़ोन से जियांग को कॉल करके बुलाती है। थोड़ी देर बाद जियांग आकर कहती है कि तुम लोग एक साथ ड्रिंक क्यों कर रही हो। हुआन कहती है कि फ्रेंड ने कहा कि वो ख़राब मूड में थी, तुम बिजी थी इसीलिए उसने मुझे बुलाया। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ ड्रिंक करूं, तुम उसका ख्याल रखो, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। जियांग फ्रेंड को उठाने लगती है, तभी एक लड़का आकर उसे बेहोश कर देता है। तभी हुआन आकर कहती है कि उसे मेडिसिन खिलाओ और क्या मैन रेडी है। वो लड़का कहता है कि जैन अभी यहाँ पर आ रहे हैं। हुआन कहती है कि मुझे बेहोश करके जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ, मिस्टर जैन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैन वहाँ पर आता है तो जियांग को उठाने लगता है और असिस्टेंट वॉशरूम में देखता है कि वहाँ पर हुआन बेहोश होती है। जैन कहता है कि मैं अभी जियांग को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, बाकी तुम संभाल लो। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग उठती है तो जैन कहता है कि क्या तुम अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। वो कहती कि मैं ठीक हूँ। वो पूछता है कि कल क्या हुआ था, तुम सब रूम में बेहोश क्यों हो गए थे। वो कहती कि क्या हुआन भी बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे तो लगा कि उसने ऐसा किया है। जैन कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। यांग कहती कि जब मैं बेहोश हुई थी तो वो वॉशरूम में थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने ऐसा किया है। क्योंकि मेरी फ्रेंड और मैं उससे फैमिलियर नहीं है, उसका जानबूझकर मिलना मुझे कुछ गड़बड़ लगा। जिसके बाद मिस्टर जैन उसे रिंग पहनाकर प्रपोज करता है। फिर वो दोनों शादी भी कर लेते हैं और मॉम के पास आकर उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। मॉम तो खुश होकर जियांग से कहती है कि अब से तुम मेरी बेटी हो। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर अंकल हुआन से कहते कि क्या तुमने अपना मन बना लिया है। वो कहती है कि मैंने पहले जियांग को बेहोश कर दिया था, इसीलिए जैन ने पहले से ही अलर्ट रहना स्टार्ट कर दिया है, ये लास्ट चांस हो सकता है। लेकिन मैं जैन को कई सालों से प्यार करती हूँ और हमारी दोनों फैमिली ओल्ड फ्रेंड्स है, तो मैं उससे शादी क्यों नहीं कर सकती। वे सब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जैन पेस्ट्री खाता है, अचानक से उसका सिर घूमने लगता है और ये हुआन की प्लानिंग होती है। जिसके बाद हुआन बेडरूम में एक लड़के को जैन समझकर उसके साथ वीडियो बनाने लगती है। फिर देखती है कि वो कोई और होता है। तभी लाइट ऑन होती है और जैन वहाँ पर आता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अभी ऐसा वीडियो लिया है तो तुम उसे कैसे यूज़ करना चाहती हो। वो कहती है कि मुझे मिस्टर जैन पसंद है, तो जैन कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद जैन डैड से कहता है कि मेरा हुआन से कोई रिश्ता नहीं है। डैड कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तुम झूठ बोल रहे हो। डैड हुआन की फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि इसने हमारे ओल्ड फ्रेंड ये फैमिली की डॉटर को बुली किया है। जो सब सुनकर लोग जैन को उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं तो असिस्टेंट हुआन की रियल वीडियो दिखाता है। जिसके बाद जियांग मिस्टर जैन को चुपके से आकर किस कर लेती है और कहती है कि तुम इन दोनों काफ़ी थक गए हो, डार्क सर्कल भी हो रहे हैं। वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, अब मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं, लू फैमिली के सारे मैटर मैंने निपटा दिए हैं, अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रह सकता हूँ। जिसके बाद जियांग जैन की मॉम से मिलने के लिए जाती है तो मॉम उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद डैड जियांग को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारा भाई काफ़ी बीमार है। वो कहती है कि वो बीमार है तो आप मुझे क्यों बता रहे हो, कि आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। डैड कहते हैं कि ये पैसे की बात नहीं है। वो कहती है कि फिर ये कैसी बात है, आपने आज तक जो कुछ भी किया है वो पैसे के लिए ही किया है ना। इसके पास जियांग के पास दिया के डैड का कॉल आता है जो बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया है। दिया बॉडीगार्ड से कहती है कि ये बात जैन को मत बताना, वरना वो मेरे जाने के लिए एग्री नहीं करेगा। वो जाने लगती है तो बॉडीगार्ड चुपके से जैन को मैसेज कर देता है। जिसके बाद जियांग वहाँ पर पहुँचती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इधर जैन ने एक लेडी को पकड़ लिया होता है और उससे पूछ रहा होता है कि जियांग कहाँ पर है, क्योंकि वो दिया के डैड की कोई रिलेटिव होती है। वो लेडी नहीं बता रही होती। जैन कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है।
वो लेडी कहती कि मुझे सच में नहीं पता है। फिर वो दिया के डैड को कॉल करके कहती है कि जियांग को छोड़ दो, तभी मैं अपने बेटे को बचा पाऊंगी। पहले तो दिया के डैड मना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। जैन जियांग को लेने जाने लगता है, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं। वो लेडी कहती है कि अच्छा हुआ आप आ गए। ओल्ड मैन अपने बॉडीगार्ड को जैन को पकड़ने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जियांग उस ओल्ड मैन के पोते को पकड़ कर ले आती है और उन्हें धमकाने लगती है। तो ओल्ड मैन को जैन और जियांग को वहाँ पर छोड़कर जाना पड़ता है। तभी जियांग अचानक बेहोश हो जाती है। जैन उसे हॉस्पिटल लाता है। जब जियांग की आँख खुलती है तो वो जैन को हक करते हुए उसे सॉरी कहने लगती है। वो कहता है कि पागल, मुझे डर नहीं है कि तुम मुझे परेशानी में डाल दोगे। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं तुम फिर से परेशानी में न फंस जाओ। और उसके फॉरहेड पर किस करता है। जिसके बाद ये सभी लोग फैमिली फ़ोटोज़ लेने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।